नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एके ऑनलाइन पॉइंट में। जैसे फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि जो बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम लिया गया था, तो जो उसकी ऑफिशियल आंसर शीट है, यानी कि एक तरह से इसको हम प्रैक्टिस सेट कह सकते हैं। ठीक है, तो वो जो आंसर शीट है यानी जो क्वेश्चन पेपर था आपका, वो मैं आपको डेली लेकर आ रहा था। बीच में बंद कर दिया था, लेकिन अब फिर से मैं इसको जारी कर दिया हूँ और डेली सुबह 8 बजे और शाम को 4 बजे आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगा। और मैं वीडियो में क्या करता हूँ कि पूरी एक आंसर शीट के 60 क्वेश्चन, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 60 क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्जाम में, तो पूरे 60 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, उन सभी क्वेश्चंस को बताता हूँ और ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में जो स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम होने वाला है या फिर जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आने वाली डीओ वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए रामबाण साबित हो सकता है। 100% मैं कह सकता हूं फ्रेंड्स कि यही क्वेश्चंस आपसे फिर से रिपीट करके आपके स्टेनो एग्ज़ाम में या फिर आने वाली डीओ वैकेंसी के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, सीबीटी टेस्ट आपका होगा, आपको सब कुछ पता है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये मॉक टेस्ट नंबर मेरा 5 है। इससे पहले मैंने 4 ऑफिशियल आंसर शीट पर वीडियोस बना रखा हूँ और मैंने थंबनेल पर बाकायदा मेंशन किया है कि किस डेट की कौन सी शिफ्ट की आंसर शीट है। जैसे कि मैं ये इस वीडियो में आपको 30/11/2019 को हुए एग्ज़ाम की फर्स्ट शिफ्ट की हिंदी वाली आंसर शीट लेकर आया हुआ हूँ। हिंदी का जब एंड कर दूंगा तब मैं इंग्लिश का भी लेकर आऊँगा, तो 100% आपको सफलता मिलेगी। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को आप लोग जरूर अच्छे से सुनिएगा, पढ़िएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको ले चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, मैं ऑफिशियल आंसर शीट पर आ चुका हूं जो कि 30/11/2019 के फर्स्ट शिफ्ट की हिंदी वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। दिया गया है कि MS एक्सेल 2016 में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लागू करने का विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, आपको नहीं वाला शब्द जरूर ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग नहीं वर्ड को नहीं पढ़ते हैं और जिसकी वजह से हम क्वेश्चंस को गलत कर बैठते हैं। तो क्वेश्चंस ये कह रहा है, देखिए जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो 2016 के ही पूछे जाएंगे। तो MS एक्सेल 2016 में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लागू करने का विकल्प निम्नलिखित में से नहीं है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लागू करने का विकल्प इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो फॉन्ट कलर, जो फॉन्ट कलर है ये कंडीशनल, आप देख पा रहे हो यहाँ पर दिया गया है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में नहीं लागू कर सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आप देख पा रहे हो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि यदि कोई मैनेजर स्प्रेडशीट पर पासवर्ड प्रोटेक्शन को सक्षम करना चाहता है ताकि कोई अधीनस्थ अधिकारी MS एक्सेल 2016 की सीट से किसी भी कॉलम रो को हटा ना सके, तो वह कौन सा ऑप्शन चुन सकता है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, लगभग मैं जितनी आंसर शीट पढ़ता हूँ वहाँ पर मुझे इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर मिल जाते हैं। प्रोटेक्ट वाला ये क्वेश्चंस आप जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो स्प्रेडशीट होती है उस पर पासवर्ड प्रोटेक्शन को सक्षम करना चाहता है ताकि कोई अधीनस्थ अधिकारी, यानी कि कोई दूसरा अधिकारी MS एक्सेल 2016 की सीट में किसी भी कॉलम या रो को हटा ना सके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा रिव्यू मेनू में चेंजेस ग्रुप से प्रोटेक्ट सीट ऑप्शन का चयन करें। इसके लिए आपको करना क्या होगा, रिव्यू मेनू में जाना होगा, चेंजेस ग्रुप में जाना होगा, उसके बाद प्रोटेक्ट सीट के ऑप्शन पर चयन करना होगा। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, यदि आप एग्ज़ाम देने वाले हो, स्टेनोग्राफर का CBT एग्ज़ाम देने वाले हो, तो सबसे पहले आपके पास जो भी है कंप्यूटर, लैपटॉप, अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में 2016 का MS ऑफिस आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, होते तो सेम है, 2010-16 में ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। ठीक है, तो उसे आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकली करोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे कि रिव्यू मेनू, सबसे पहले आपको रिव्यू मेनू में जाना है, उसके बाद चेंजेस ग्रुप से जाना है, चेंजेस ग्रुप से प्रोटेक्ट सीट के ऑप्शन पे जाएंगे और उसके बाद जब ये प्रोटेक्ट लगा देंगे तो कोई अधीनस्थ अधिकारी या आपके अलावा कोई अदर मेंबर उसको हटा नहीं सकता है। ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ पर तीसरा नंबर का बन रहा है। अब आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चंस पे और यहाँ पर दिया गया है कि यदि हम कुछ तत्वों के बीच पदानुक्रमित संबंध दिखाना चाहते हैं तो MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस फंक्शन सब मेनू का उपयोग किया जाना चाहिए। यदि हम कुछ तत्वों के बीच
पदानुक्रमित संबंध दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस फंक्शन सब मीनू का उपयोग करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा इंसर्ट मीनू एट्रैक्शन समूह के स्मार्ट आर्ट विकल्प को चुनें। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चौथे नंबर के क्वेश्चंस पे आते हैं कि MS एक्सेल 2016 के किस मेनू में हाइड एंड अनहाइड ऑप्शन उपलब्ध है? ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जो MS एक्सेल 2016 के मेनू में हाइड और अनहाइड का ऑप्शन कहाँ पर उपलब्ध है? तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, होम में जाना होगा। जैसे कि आप लोगों को पता होगा होम आपको सबसे पहले मिल जाता है। ठीक है, होम में जाएंगे, होम में जाने के बाद आपको वहाँ पर एक फॉर्मेट का टूल मिलेगा, यानी कि फॉर्मेट का ऑप्शन मिलेगा। तो वहाँ पर जाने के बाद आपको हाइड एंड अनहाइड का ऑप्शन दिख जाएगा। इसका राइट आंसर तीसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 5वें नंबर पर कि MS पावर पॉइंट 2016 के होम टैब में निम्नलिखित में से कौन सा एक फंक्शन नहीं है? ठीक है, तो होम टैब में निम्नलिखित में से कौन सा एक फंक्शन नहीं है? यहाँ पर जो भी फंक्शंस दिए गए हैं MS पावर पॉइंट 2016 के, तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक फंक्शन नहीं है। तो स्लाइड डिज़ाइन पावर पॉइंट का है। MS पावर पॉइंट 2016 के होम टैब में निम्नलिखित में से कौन सा एक फंक्शन नहीं है? तो जो ये होम टैब होता है स्टार्टिंग में आपको मिलता है, उसमें आपको स्लाइड डिज़ाइन का फंक्शन देखने को 2016 में नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस इनपुट आउटपुट डिवाइस का उपयोग दूसरी पीढ़ी यानी सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था? ठीक है, जनरेशन से एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आई होप आपको जनरेशन अच्छी से आती होगी। तो निम्नलिखित में से किस इनपुट और आउटपुट डिवाइस का उपयोग दूसरी पीढ़ी के सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था? तो वो है पंच कार्ड। ठीक है, पंचम कार्ड भी इसे कहा जाता है, यानी कि पंच कार्ड। ये आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि असेंबलर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? देखिए फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा इसके लिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा बनने वाला है, क्योंकि मैं आपको एक ही वीडियो में एक आंसर शीट के 60 क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट करना चाहता हूँ। सो गाइज, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पर आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिए, अपने सिस्टम में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो असेंबलर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो जो असेंबलर दिया गया है, असेंबलर के बारे में यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक ऑप्शन सही है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यह एक प्रकार का एंटीवायरस है जिसका उपयोग कंप्यूटर की गति बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो नहीं है, एंटीवायरस असेंबलर नहीं है। या हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस को सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस में परिवर्तित करता है? नो, ये भी गलत है। यह यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस काम करता है? नो, ये भी गलत है। यह असेंबली लैंग्वेज भाषा को कंप्यूटर प्रोसेसर में लिखित प्रतीकात्मक कोडित निर्देशों के बीच सेतु का काम करता है। सेतु यानी बोलें तो ब्रिज का काम करता है। ठीक है, ये जो असेंबली लैंग्वेज होती है उसको क्या करता है, ये कंप्यूटर प्रोसेसर में लिखित प्रतीकात्मक कोडित यानी कि मशीनी भाषा में इसको परिवर्तित करता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर तीसरा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 8वें नंबर के क्वेश्चन पे कि MS एक्सेल 2016 के पेज लेआउट टैब में निम्नलिखित में से कौन सा पेज साइज का प्रकार है? ठीक है, 2016 में पेज लेआउट टैब में निम्नलिखित में से कौन सा पेज साइज का प्रकार है? तो लेटर। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? लेटर। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से कौन सा एक है जो कि साइज का प्रकार दिया गया है? तो वो है यहाँ पर लेटर। जी हाँ फ्रेंड्स, और आपको हर एक क्वेश्चंस यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो। ठीक है, सभी क्वेश्चंस के आप स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से पढ़ सकते हैं, या वीडियोस को पेश करके आप अच्छे से इसका रीडिंग कर सकते हो। विंडोज XP के थीम को बदलने के लिए हमें किस विकल्प का चयन करना चाहिए? जो विंडोज XP होता है उसके थीम को अगर हमें चेंज करना है तो चेंज करने के लिए हमें किस विकल्प का चयन करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आप देख पा रहे हो। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा चौथा, डेस्कटॉप पर दाएं क्लिक करके प्रॉपर्टीज पर जाएंगे, उसके बाद थीम को चेंज कर देंगे। नॉर्मली ये आप सभी लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप अभी ट्राई कीजिएगा। आप डेस्कटॉप पर दाएँ क्लिक कीजिएगा माउस से, या फिर आपके पास लैपटॉप है जिससे भी आप दाएं क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको एक प्रॉपर्टीज का वहां पर ऑप्शन देखने को मिलेगा। प्रॉपर्टीज पर क्लिक करने के बाद आप थीम पे जाएंगे, वहां पर बहुत सारी थीम आपको दिखाई देंगी, जो भी थीम आप चाहते हो उसको अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EPROM। देखिए, जिसने जो क्वेश्चंस, जैसे कुछ क्वेश्चंस इन्होंने इंग्लिश में कर रखा है जिनकी ये आंसर शीट होगी, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EPROM? जो EPROM होती है उसका फुल फॉर्म क्या होता है?
ठीक है, ये रोम का ही पार्ट होता है। ठीक है, रैम और रोम, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी, इसका जो फुल फॉर्म होगा इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। रोम को रीड किया जा सकता है लेकिन उसमें एडिटिंग नहीं की जा सकती है, लेकिन जो ये ईपी रोम है इसका लेटेस्ट वर्जन होता है, इसमें आप इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी प्रोग्राम को इरेज कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 11th नंबर के क्वेश्चंस पे कि एमएस एक्सेल में टू फंक्शन किस श्रेणी के कार्य से संबंधित है। ठीक है, ट्रू फंक्शन, तो जो ट्रू फंक्शन होता है एमएस एक्सेल में वो किस श्रेणी के कार्य से संबंधित है, यानी कि वो कौन सा वर्क करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर लॉजिकल, वो लॉजिकल वर्क करता है। ठीक है, यानी कि लॉजिकल के लिए ये ट्रू फंक्शन बनाया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हम पहुँच चुके हैं 12वें नंबर के क्वेश्चन पे कि यदि हम अपने कंप्यूटर को विंडोज एक्सपी विंडोज 7 में पिछले संस्करण में पुनर्स्थापित करना चाहते हैं तो हमें निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनना चाहिए। यानी कि विंडोज 7 में पिछले संस्करण में पुनर्स्थापित करना चाहते हैं तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और सभी में मेथड बताए गए हैं कैसे आपको विकल्प को चुनना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जाएंगे स्टार्ट मेनू में। ठीक है, स्टार्ट मेनू के बाद ऑल प्रोग्राम, जैसे कि आप ऑल प्रोग्राम सर्च करते हो, उसके बाद एसोसीरीज में जाएंगे, उसके बाद फिर आप जाओगे सिस्टम टूल में और वहाँ से आप विकल्प को चुन सकते हो। ठीक है, ये इसका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, रूटिंग क्या है। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि रूटिंग जो होता है ये क्या है। तो नेटवर्किंग में सोर्स यानी कि स्रोत से डेस्टिनेशन गंतव्य तक डेटा पैकेज यानी पैकेट को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को रूटिंग कहते हैं। तो नेटवर्किंग सोर्स से डेस्टिनेशन यानी गंतव्य तक, जैसे कि अगर आप कोई भी डेटा सेंड कर रहे हो, ठीक है, किसी के पास एक कंप्यूटर से अदर कंप्यूटर में जो डेटा आप सेंड कर रहे हो तो वो डेटा क्या है कि पैकेट वाइज जाता है। ठीक है, जो डेटा पैकेज वाइज जाता है और उस सेंड करने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को यहाँ पर रूटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर चौथा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एमएस वर्ड 2016 में क्रॉस रेफरेंस फंक्शन को निम्नलिखित में से किस मेनू से चुना जा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, रेफरेंसेस। इसका राइट आंसर यहाँ पर रेफरेंसेस बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि किसी भी कंपनी ग्राहकों को 6 अलग अलग मद प्रदान करती है। विक्री प्रबंधक अपने प्रेक्षक के समक्ष प्रस्तुति के दौरान प्रत्येक मद के लिए एक स्लाइड तैयार करता है। प्रत्येक सभी स्लाइड्स को एक विंडो में रखना चाहता है ताकि वह तुलना कर सके कि निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन का विक्री प्रबंध द्वारा उपयोग किया जाएगा। देखिए यहाँ पर एक बहुत सारी स्लाइड तैयार की जाती हैं जो कि अदर स्लाइड्स होती हैं और उन स्लाइडों को क्या करना चाहता है वो फंक्शन का बिक्री प्रबंध द्वारा उसको क्या है कि एक विंडो में रखना चाहता है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन उसको चूज करना होगा, तो स्लाइड शटर का ऑप्शन चूज करना होगा। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन से, आप लंबा चौड़ा क्वेश्चन देखकर घबराइएगा मत, उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप उसका जवाब दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन पर कि डॉक्यूमेंट दस्तावेज लिखते समय डेलही को 6 से 7 स्थानों पर डेलही के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से फंक्शन का उपयोग इससे गलती को एक बार में ठीक करने के लिए किया जा सकता है। मान के चलिए आपने कोई एक लेटर टाइप किया, ठीक है, लेटर टाइप किया और वहाँ पर आपने डेलही का जिक्र 6 से 7 बार किया। ठीक है, कि मैं डेलही में रहता हूँ, लॉकडाउन के दौरान मैं डेलही में फंस गया हूँ, ठीक है, और मेरी डेलही में बुरी हालत हो गई है, डेलही में मुझे खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा है। तो जो ये डेलही वर्ड है आपने 6 से 7 बार लेटर में यूज कर लिया। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि किस फंक्शन की मदद से आप एक बार में ठीक किया जा सकता है। मान के चलो डेलही में ये जो डेलही लिखा गया है स्टार्टिंग में, ठीक है, और यहाँ पर जो लिखा गया है तो यहाँ पर मिस्टेक हुआ। ठीक है, ये देख पा रहे दिल्ली लिखा गया है, यहाँ पर डेलही लिखा गया है। तो जैसे आपने डेलही में मिस्टेक कर दिया तो किस टूल की मदद से आप एक ही बार में डेलही वर्ड को ठीक कर सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा Ctrl+H।
Ctrl+H आप जब टाइप करोगे वहाँ पर किसी एक वर्ड को सिलेक्ट करोगे, सभी वर्ड को हाईलाइट कर देता है और वहाँ पर जब एक साथ डिलीट लिखोगे तो जो वर्ड उसके जैसा सेम रहेगा वो सारे के सारे अपने आप चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 17 नंबर के क्वेश्चन पे कि यदि कोई यूजर विंडोज एक्सपी में इंटरनेट एक्सप्लोरर में कोई फाइल डाउनलोड करता है तो डाउनलोड की गई फाइल का डिफ़ॉल्ट स्थान होगा, जिसका डिफ़ॉल्ट स्थान आप एक्सपी में इंटरनेट एक्सप्लोरर से कोई भी फाइल यदि डाउनलोड करते हो, ठीक है, कोई भी फाइल डाउनलोड करते हो तो उसकी जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन होगी वो कहाँ पर जाएगी फाइल, तो सी ड्राइव फिर माई डॉक्यूमेंट्स में जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चंस की ओर, 18 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा मेनू स्लाइड्स के बीच में आवागमन के लिए विकल्प प्रदान करता है, इसका होगा राइट आंसर ट्रांजिशन। ठीक है, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, यदि एक नया हार्डवेयर कंप्यूटर इनपुट आउटपुट पोर्ट से जोड़ा जाता है तो देखिए ये जो होता है ना IO, इसका फुल फॉर्म इनपुट आउटपुट होता है, तो हम उस हार्डवेयर के ड्राइवर की स्थिति को किसी विकल्प से देख सकते हैं, किस विकल्प से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर डिवाइस मैनेजर, डिवाइस मैनेजर की विकल्प से उस हार्डवेयर के ड्राइवर को हम देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि MS वर्ड में फॉर्मेटिंग में हैंगिंग फंक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, MS वर्ड में हैंगिंग फंक्शन के साथ क्या जुड़ा हुआ है फॉर्मेटिंग में। ठीक है, फॉर्मेटिंग जो टूल होता है उसमें हैंगिंग फंक्शन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा इंडेंटेशन। आप इसका क्या कीजिएगा, इंडेंटेशन यहाँ पर जो दिया गया आप MS वर्ड ओपन कीजिएगा, फॉर्मेटिंग में जाइएगा, हैंगिंग फंक्शन के साथ आप लोग देख लीजिएगा क्या जुड़ा हुआ, आप प्रैक्टिकली कीजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिकली करेंगे तो ज़्यादा समझ में आपको आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 21 नंबर के क्वेश्चन पे कि MS एक्सेल में सेल के आकार को बदलने यानी कि रिसाइजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, रो की ऊंचाई और कॉलम की ऊंचाई का समायोजित किया जा सकता है। ठीक है, एक्सेल में सेल के आकार बदलने के लिए रिसाइजिंग के लिए निम्नलिखित में से यहाँ पर जो सारे ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन सा एक सही है, तो चौथा नंबर का ऑप्शन सही है। देखिए मैं एक ही वीडियो में सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको यूट्यूब में ऐसी वीडियो कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। अगर लोग बनाए भी होंगे तो वो 15 से 20 क्वेश्चंस आपको दिखाएंगे, 10 क्वेश्चंस दिखाएंगे, लेकिन मैं आपको कंप्लीट क्वेश्चंस लेकर आने की कोशिश करता हूँ। इसके वजह से वीडियो थोड़ी लंबी बनती है, लेकिन मैं आपको पूरी नॉलेज देना चाहता हूँ। सो गाइस आप वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो मेरे ये हार्डवर्क करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, जो इतनी लंबी मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें बोलने पर बहुत ही ज़्यादा थकावट महसूस होती है, बाद में बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद ये वीडियो रेडी होती है। ठीक है, इतनी लंबी वीडियो रेडी करने का तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो फिर वीडियो बनाने का मेरा कोई फ़ायदा नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं 22 नंबर के क्वेश्चन पे कि MS एक्सेल 2016 के फाइल मेनू का विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है, क्लाज, कौन सा विकल्प है, क्लाज। यहाँ पर जो फाइल मेनू दिए गए हैं उनके बहुत सारे यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, तो इनका कौन सा विकल्प है, क्लाज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं 23 नंबर के क्वेश्चन पे मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर दिया गया है कि MS एक्सेल 2016 कॉपी करते समय फिर पेस्टिंग के समय कुछ फॉर्मेटिंग विकल्प प्रदान करता है, ये विकल्प कहाँ पर पाए जाते हैं। 2016 जो MS एक्सेल है वहाँ पर कॉपी करते समय और फिर पेस्टिंग करते समय, जैसे कि आपने किसी वर्ड को कॉपी किया या कॉपी करते समय या पेस्टिंग करते समय कुछ फॉर्मेटिंग विकल्प प्रदान करता है, तो ये विकल्प कहाँ पर पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा होम, उसके बाद पेस्ट स्पेशल। होम में आप जाओगे, उसके बाद पेस्ट स्पेशल में जाओगे तो ये सारे विकल्प आपको देखने को फॉर्मेटिंग के मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं 24 नंबर पे कि ईमेल का उपयोग पहली बार पर किया गया था, पहली बार किस पर किया गया था ईमेल का उपयोग। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल और इसका उपयोग पहली बार ARPANET पे किया गया था। ठीक है, ARPANET सबसे पहला इंटरनेट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि ARPANET का ही नाम इंटरनेट रखा गया, ये जो पहला अपना है वो ARPANET है। ठीक है, आप इसका जाके हिस्ट्री पढ़िएगा इंटरनेट का, वहाँ पर आपको ARPANET के बारे में अच्छे से डिटेल मिल जाएगी। और फोर्ट्रान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, जो फोर्ट्रान है वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, या एक कंप्यूटर मेमोरी एक हिस्सा है, नहीं,
यह एक प्रोसेसर का एक हिस्सा है, ये भी गलत है। यह एक फॉर्मेटिंग प्रिंटर है, ये भी गलत है। सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत हैं। जो राइट आंसर होगा इसका, यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भाषा है, जैसे कि C++ हुआ, ठीक है, जावा हुआ, ये सभी क्या है, एक प्रोग्रामिंग भाषा है। C हुआ, C लैंग्वेज हुआ, B लैंग्वेज हुआ, ये सारी एक प्रोग्रामिंग भाषा होती हैं। पाइथन हुई, जो कि अभी ओ लेवल में नई जोड़ी गई है C लैंग्वेज को हटा के। अब 26 नंबर के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि श्री अजीज किसी वर्कशीट में काम कर रहे हैं, ठीक है। अजीज एक नाम है और वो एक वर्कशीट में काम कर रहे हैं। वह फाइल को PDF में बदलना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उसे फाइल प्रकार बदलने की अनुमति नहीं देता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, फॉर्मेट। जो फॉर्मेट है वो ये अनुमति नहीं देगा फाइल के प्रकार को बदलने के लिए, ठीक है। वह फाइल को PDF में यदि बदलना चाहता है तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 27 नंबर के क्वेश्चंस पे, और यहाँ पर दिया गया है कि MS वर्ड 2016 में रिव्यू मेनू का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? जो रिव्यू मेनू होता है इसका हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है 2016 में? यहाँ पे जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं, तो यहाँ पर देख पा रहे हो एक ऑप्शन दिया गया टेबल ऑफ कंटेंट, यानी विषय सूची, ये रिव्यू मेनू का हिस्सा नहीं है। आप देखिए जितने भी टैब हैं, जितने भी मेनू हैं, उन सभी को आप एक बार ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद उनके अंदर क्या क्या टूल्स आते हैं, ठीक है, जो भी आप कहते होंगे मेनू टैब जो भी कहते हैं, उन सभी को एक बार देखकर याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस इन्हीं से रिलेटेड निकल कर आते हैं। आप हर एक आंसर शीट देखेंगे, आपको वही क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। और हाँ, अगर आप ये आंसर शीट एक साथ डाउनलोड करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। हमने हिंदी का और इंग्लिश का अलग अलग क्या है कि कलेक्ट कर रखा है, और उनका कुछ मिनिमम प्राइस रखा गया है। वो मिनिमम प्राइस आप देकर ये आंसर शीट को आप परचेज कर सकते हो, जाकर एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और MS वर्ड में एक पैराग्राफ और पेज मार्जिन के बीच की दूरी को के रूप में जाना जाता है, इंडेंट के रूप में जाना जाता है। जो MS वर्ड होता है उसके एक पैराग्राफ और पेज मार्जिन के बीच की जो दूरी होती है, उस दूरी को इंडेंट के नाम से जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। MS एक्सेल 2016 में किस मेनू टैब में संरक्षित वर्कबुक यानी प्रोटेक्ट वर्कबुक का शेयर करने का ऑप्शन चुना जा सकता है? तो कौन सा ऑप्शन है MS एक्सेल 2016 में? वो है रिव्यू का ऑप्शन, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है? रिव्यू का है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 30 नंबर के क्वेश्चंस पे आ गए हैं। 30 नंबर का भी क्वेश्चंस यहाँ पर काफ़ी लंबा चौड़ा दिया गया है। चलिए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, आप भी क्वेश्चंस को रीड कर लीजिएगा। आई होप क्वेश्चंस आपको क्लियर दिख रहे होंगे। यहाँ पर दिया गया है कोई प्रबंधक दिसंबर 2018 में निर्मित इकाइयों की संख्या को शीट पर तैयार कर रहा है। डेटा में 10 रोज और 5 कॉलम्स हैं। अपनी कंपनी का नाम अर्थात ABC मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड लिखने के लिए डेटा के ऊपर C1 सेल में एक और पंक्ति इंसर्ट सम्मिलित की है, परंतु उसके सामने एक समस्या है क्योंकि कंपनी का पूरा नाम एक सेल में फिट नहीं बैठ रहा है। तो इसे फिट करने के लिए 3 सेल चाहिए, तो कौन सा विकल्प इसमें उसकी मदद कर सकता है? तो यहाँ पर राइट पहला आंसर ही दिया गया है, C1 D1 और E1 सेल के मर्ज कर देते हैं तब ये कर सकता है। देखिए जब इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, आपको जब इतने लंबे चौड़े दिख रहे हों और मान चलो आप इंग्लिश में कर रहे हो, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो वहाँ पर आप चेंज करके हिंदी भी देख सकते हो। आप इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में पेपर को दे सकते हो। अगर आपने एक बार चूज किया इंग्लिश, अब 8-10 क्वेश्चंस आपने इंग्लिश में दिए और वहाँ पर आपको एक इस तरह से लंबा चौड़ा क्वेश्चंस मिल गया, अब आप घबरा गए, ये तो बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है, तो वहाँ पर आप हिंदी में कन्वर्ट करके इसको अच्छे से पढ़ सकते हो और उसके बाद इसका जवाब दे दीजिएगा। आप घबराइएगा बिल्कुल मत, एक एक क्वेश्चन को, एक एक लाइन को आप तोड़ के पढ़िएगा, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे कि ये क्या पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स 31 नंबर के क्वेश्चन पे आ गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज XP किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने विंडोज XP को किस वर्ष में लॉन्च किया था? तो 2001 में लॉन्च किया था, ठीक है, विंडोज XP को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मेन्यू MS एक्सेल 2016 यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 फाइल का नाम बदलने रीनेम की अनुमति देगा? तो कौन सा ऐसा मेन्यू है MS एक्सेल 2016 में जो कि फाइल का नाम बदलने का अनुमति देता है, यानी कि रीनेम का ऑप्शन देता है? वो है फाइल, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ पर फाइल बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों पढ़ेंगे कि पावर पॉइंट के व्यू मेन्यू में न्यू विंडो ऑप्शन का उद्देश्य है। जो पावर पॉइंट है उसके व्यू मेन्यू में न्यू विंडो का ऑप्शन का उद्देश्य आपको कहाँ पर मिलेगा, तो उसी प्रेजेंटेशन के दूसरी विंडो में खोलने पर मिलेगा। जो प्रेजेंटेशन आप देख रहे हो उसी प्रेजेंटेशन को दूसरी विंडो जब ओपन करोगे तो वहाँ पर आपको न्यू विंडो का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नए मेल मर्ज सेटअप विजार्ड में फाइल टाइप का चयन करने के बाद का क्या स्टेप है। ठीक है, जो नया मेल मर्ज होता है उसका सेटअप विजार्ड में फाइल टाइप का चयन करने का बाद का क्या स्टेप है, तो वो है रिसिपेंट्स का चयन करें। ठीक है, आप देख पा रहे हो रिसिपेंट्स का आप जब चयन करोगे तो वहाँ पर आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसका राइट आंसर चौथा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, डिवाइसेस के नाम दिए गए हैं। अब आपको यहाँ पर देखना है कौन सा एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस नहीं है। टच पैड इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों है, ट्रैक बॉल भी इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों है, माइक्रोसॉफ्ट भी दोनों है, लेकिन यहाँ पर जो रैम है ये इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना, फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना। और यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं कि MS एक्सेल 2016 में होम टैब के प्रारूप सब मेनू में प्रोटेक्ट सीट का उद्देश्य क्या है। सब मेनू में प्रोटेक्ट सीट का उद्देश्य क्या है, निर्दिष्ट सीट में दूसरे द्वारा अवांछित परिवर्तन करने से रोकना। प्रोटेक्ट का मतलब ही होता है, आप इसको देखिएगा, कि कोई दूसरा इसमें हस्तक्षेप ना कर पाए, उसी चीज़ को रोकने को यहाँ पर प्रोटेक्ट बोलते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी दिया गया है, निर्दिष्ट सीट में दूसरा कोई अवांछित परिवर्तन ना कर सके, उसे यहाँ पर प्रोटेक्ट सीट का उद्देश्य कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आप सारे ऑप्शंस को एक बार पढ़िए। सारे ऑप्शन को पढ़ने के बाद उनको देखिए, वहाँ पर आपको जो सही ऑप्शंस होगा वो खुद पे खुद आपको देखने को मिल जाएगा। MS एक्सेल के फार्मूला मेनू में मैथ एंड ट्रिंग फंक्शन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ठीक है, MS एक्सेल 2000 के जो 16 का यहाँ पर देख पा रहे हो, MS एक्सेल फार्मूला मेनू में यहाँ पर मैथ एंड ट्रिंग का कौन सा फंक्शन नहीं है, जो ऑप्शंस दिए गए हैं। तो जो स्विच फंक्शन है ये मैथ एंड ट्रिंग का फंक्शन नहीं है, बाकी LCM सम लॉग ये मैथ के फंक्शंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कोई कॉलेज प्रवेश के लिए फॉर्म प्रिंट मुद्रित करना चाहता है और इस फॉर्म में कॉलेज के लोगों को सामग्री के पीछे पारदर्शी पाठ के रूप में लिखने की आवश्यकता है। MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग किया जा सकता है। इसका राइट आंसर यहाँ पर वाटर मार्क होगा। ठीक है, वाटर मार्क जो कोई भी फाइल प्रिंट करना चाहता है और इस फॉर्म के कॉलेज के लोगों को सामग्री पीछे प्रदर्शित पाठ के रूप में रखने की आवश्यकता है, तो एक वाटर मार्क होता है। वाटर मार्क की मदद से आप वाटर मार्क यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 39 नंबर के क्वेश्चन पे कि वर्ष 2019 के लिए 78 कंपनियों का बिक्री डेटा है। उन कंपनियों का चयन करना आवश्यक है जिनकी वर्ष के दौरान बिक्री 1000 इकाइयों से अधिक है। इसके लिए MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन का उपयोग किया जाएगा, तो शॉर्ट फंक्शन का उपयोग किया जाएगा। किस फंक्शन का उपयोग किया जाएगा, शॉर्ट फंक्शन का उपयोग किया जाएगा। हमने आपको कुछ दिनों पहले एक वीडियो अपलोड किया था कि MS एक्सेल में डाटा एंट्री करना सीखें। वहाँ पर मैंने शॉर्ट फंक्शन के बारे में आपको बताया गया था, आप उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। मान के चलिए एज आप डाटा एंट्री ऑपरेटर बन जाते हो, वहाँ पर आपको कैसे वर्क करना है, डाटा एंट्री का वर्क होता क्या है, उस वीडियो में बताया गया है। वो वीडियो आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। आपको बिल्ट्रॉन फुल प्रिपरेशन के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, या डाटा एंट्री ऑपरेटर के फुल प्रिपरेशन के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, या फिर चैनल पे आप विजिट करोगे, वहाँ पर जाओगे, वो वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन है कि चयनित टेक्स्ट पार्ट के मध्य से काटने के लिए एक रेखा के कार्य को रूप में माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्क्राई क्रथु। आप देख पा रहे हो, स्क्राई क्रथु। फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले भी डाटा एंट्री ऑपरेटर की थ्योरी क्लासेस भी ले रखी हैं। जब एग्ज़ाम हो रहा था तो वो स्टेनोग्राफर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स इन दोनों का सिलेबस सेम बताया गया है। आप उन वीडियोज़ को जरूर वॉच कीजिएगा, उन प्लेलिस्ट को जरूर वॉच कीजिएगा। अगर आप पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, या फिर टेलीग्राम पर सर्च कीजिए AK ऑनलाइन पॉइंट। वहाँ पर मैं सारी प्लेलिस्ट को एक बार फिर से सेंड कर दूंगा, और जिन लोगों ने नहीं देखा वो रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि
मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा मानक दस्तावेज नहीं है? तो मैरिज कार्ड यानी कि शादी कार्ड जो है एक मानक दस्तावेज नहीं है। बाकी यहाँ पर डायरेक्टरी लेटर और एम्बलेप यानी कि लिफाफे, ये सारे के सारे जो होते हैं वो मानक दस्तावेज होते हैं। लेकिन जो मैरिज कार्ड है यानी कि शादी कार्ड, ये मानक दस्तावेज नहीं होता है। मानक दस्तावेज की डिटेल और भी ज़्यादा जानने के लिए आप गूगल में सर्च कर सकते हो कि मानक दस्तावेज होता क्या है। मेमोरी मैनेजमेंट यानी प्रबंधन की एक विशेषता हिस्सा है। क्या हिस्सा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो मेमोरी मैनेजमेंट होता है, प्रबंधन होता है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है यानी कि सॉफ्टवेयर क्या है, इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो रेडी कर दिया है। वो आप जाओगे चैनल प्लेलिस्ट पर, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, इनका वर्क क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने आपको स्पेशल बताया। उसका पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शायद आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल मैंने टेलीग्राम पे सारे पीडीएफ शेयर कर रहा था, तो डिस्क्रिप्शन में बहुत ही कम आपको पीडीएफ देखने को शायद मिले। लेकिन इससे पहले मैंने जितने भी क्लासेस ले रखी हैं वहाँ पर सभी की पीडीएफ आपको देखने को मिलेंगी। वो पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगी, ठीक है। थ्योरी क्लासेस की भी पीडीएफ मैंने आपको दे रखी है। MS वर्ड 2016 फाइल का इंटेंशन कौन सा है? देखिए आप सबसे पहले इंटेंशन नेम तो सभी फाइल का याद रखिए। MS वर्ड हुआ, एक्सेल हुआ, पावर पॉइंट हुआ, एक्सेस हुआ, इन सभी का आप इंटेंशन नेम याद रख लिए। इसका इंटेंशन नेम क्या होता है? .docs, ये 2016 का इंटेंशन नेम है। आगे बढ़ते हैं। MS वर्ड फाइल में कोई छात्र डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कलर के साथ नोट्स तैयार कर रहा है और वह पीले रंग की पृष्ठभूमि में कुछ प्रमुख बिंदुओं को चिन्हित करना चाहता है। उस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग करना चाहिए? तो MS वर्ड में बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा टेक्स्ट हाइलाइटर कलर। जब टेक्स्ट हाइलाइटर कलर को सिलेक्ट करके आप कर देंगे तो वो अलग से दिखने लगेगा। अब जिस भी कलर में आप करना चाहते हो वहाँ पर ऑप्शंस होता है, आप चेक कर सकते हो। एक बार इसको अपडेट कर जरूर कीजिएगा। डेजी व्हील का एक प्रकार है। डेजी व्हील क्या है? एक प्रकार का प्रिंटर है। अब मैंने प्रिंटर की भी स्पेशल क्लास ले रखी है। प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से प्रिंटर होते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट प्रिंटर हैं जो कि पूछे जाते हैं, इन सभी के बारे में मैंने बता रखा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वो सभी आपको 10-10 या 5 मिनट की क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पर क्योंकि वहाँ पर मैंने अलग अलग टॉपिक पर बनाया, जैसे इनपुट आउटपुट हुआ, प्रिंटर हुआ, इन सभी पर अलग अलग मैंने बनाया है। मेल मर्ज में किसी भी मौजूदा लेबल को संशोधित करने के लिए चरणों का सही क्रम क्या है? मेलिंग से या लेबल्स, ऑप्शंस, प्रोडक्ट नंबर और डिटेल्स। यहाँ पर जो मेल मर्ज है, किसी भी मौजूदा लेबल को संशोधित करने के लिए वहाँ पर जो ऑप्शंस होते हैं, सबसे पहले आपको मेलिंग्स में जाना होगा, उसके बाद लेबल्स में, फिर ऑप्शंस में, फिर प्रोडक्ट नंबर में, उसके बाद डिटेल्स में। देखिए मेलिंग जो MS वर्ड में मेल मर्ज होता है, इसको आप एक बार मेल सेंड करके जरूर देख लीजिएगा। और मेल मर्ज के सारे आपको स्टेप याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये मेल मर्ज में 4 से 5 क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कैश मेमोरी का उपयोग के लिए किया जाता है। देखिए कैश मेमोरी अगर आई, यहाँ पर कैश मेमोरी सबसे फास्ट मेमोरी यदि आपसे पूछा जाता है तो वहाँ पर कैश मेमोरी ही सबसे फास्ट मेमोरी होती है। प्रोग्राम निष्पादन के दौरान बार बार उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम निर्देशों को डेटा को स्टोर करने के लिए कैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर कैश मेमोरी का यही होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 48 नंबर के क्वेश्चन पे कि MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मेटिंग सेल्स का एक हिस्सा है? तो अलाइनमेंट और इंडेंस फॉर्मेटिंग का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। MS एक्सेल 2016 के फॉर्मेट सेल ऑप्शन में सेटिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सेटिंग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर रैप, टेक्स्ट और अन्य अलाइनमेंट ऑप्शन फॉर्मेट सेल में उपलब्ध नहीं है, ये वाला कथन गलत है, बाकी सभी कथन सही हैं। सो इसका राइट आंसर यहाँ पर दूसरा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि स्लाइड शटर व्यू में चयनित सिलेक्टेड स्लाइड के साथ निम्नलिखित में से कौन से कार्य को नहीं किया जा सकता है? इसका राइट आंसर यहाँ पर टेबल और इंसर्ट करना होगा। ये चीज़ आप नहीं कर सकते हो अगर आपने स्लाइड शटर व्यू में चयनित सिलेक्टेड स्लाइड के साथ ये कर रहे हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ VSAT इन नेटवर्क इंटरनेट? ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? वेरी स्मॉल, आप देख पा रहे हो यहाँ पर दिया गया है अपर्चर टर्मिनल, इसका फुल फॉर्म होगा। इसका राइट आंसर दूसरा यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ईथरनेट एडाप्टर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड
OSI मॉडल की निम्नलिखित में से कौन सा लेयर पर काम करता है। देखिए OSI मॉडल भी आप जरूर याद रखिएगा, इनमें से एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे कि कौन सा लेयर किस पे काम करता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा डाटा लिंक लेयर पर काम करता है। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस जो है वो डाटा लिंक लेयर पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि किसी पुराने एड्रेस को संपादित करने और नया एड्रेस जोड़ने के लिए मेल मर्ज में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर लेबल्स होगा। ये क्वेश्चन ऊपर भी आपको देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अपीपा। अपीपा का फुल फॉर्म क्या होगा, यानी कि APIPA। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर दिया गया है ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का क्या है। इसका शॉर्टकट कुंजी क्या है, Ctrl+D। जब Ctrl+D आप MS वर्ड में प्रेस करोगे तो वहाँ पर आपको MS वर्ड में तो आपको फॉन्ट डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से MS एक्सेल में डिफ़ॉल्ट रूप से दी गई आकृतियों की श्रेणी नहीं है, वो है इविंग शेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में CPU का पूर्ण रूप क्या है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, CPU। आप देख पा रहे हो CPU का फुल फॉर्म यहाँ पर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस दिया गया है, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी होता है, बट आपको यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी भी MS एक्सेल सीट में उपयोग रोज और कॉलम्स के बीच अप्रयुक्त रोज और कॉलम्स उन अप्रयुक्त रोज और कॉलम्स को हटाना आवश्यक है। इसके लिए निम्नलिखित में से क्या कदम उठाए जाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा सेल चुनें, होम में जाएं, डिलीट में जाएं, फिर डिलीट सीट रोज या डिलीट सीट कॉलम्स पे जाएं, तो वहाँ से आप रोज या कॉलम्स को डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किस विकल्प से हम देख सकते हैं कि मेल मर्ज में मुद्रित या भेजे जाने के बाद कैसे हमारे लेटर यानी पत्र, ईमेल, मैसेज और यहाँ पर इन्वेलप यानी कि लिफाफे, लेबल या डायरेक्टरी दिखाई देंगी। तो इसका राइट आंसर होगा अपने डॉक्यूमेंट्स के पूर्वांकन करेंगे तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन से आपका 60 नंबर का। कोई भी निवेशक वर्ष 2018 की अवधि के लिए शेयर की कीमतों को रुझान को जानना चाहता है तो उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपयोगी होगा, वो होगा लाइन चार्ट। देखिए चार्ट में से भी एक क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाते हैं, लाइन चार्ट। मैंने इसके सिलेबस के बारे में भी बताया है, आप जाके प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। अगर आप ये सारी आंसर शीट एक साथ डाउनलोड करना चाहते हो हिंदी या इंग्लिश में तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आप चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में आप कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आप डेली इस वीडियो को कितने बजे चाहते हो। मैं तो आपको सुबह 8 बजे देना चाहता हूँ, फिलहाल आप भी बताइएगा कितने बजे आपको चाहते हो कि डेली वीडियो आपको ये देखने को मिल जाए। सभी आंसर शीट को मैं एक एक करके एक वीडियो डेली आपको अपलोड कर दूंगा। तो जानकारी कैसी लगी वीडियो को लाइक करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।